हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर एजुकेशन डिसिप्लिन का ही सब्जेक्ट है, भारत में शिक्षा नीति और अभ्यास। इससे पहले मैंने वीडियो बना दी थी 4 चैप्टर तक मैंने आपकी यूनिट 1 कवर करवा दिया था और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवा दिए थे। अब हमें पढ़ना है यूनिट 2 में, जिसमें चैप्टर 5 इसमें बताया हुआ है, जिसमें कोठारी आयोग के बारे में इसमें बताया है। तो कोठारी आयोग बोले हैं, कोठारी कमीशन बोले, जो 1964 में इसका गठन किया गया था। तो ये इसलिए गठन किया गया था, स्वतंत्रता के बाद इसका गठन किया गया था और ये कहा गया था कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में उसमें सुधार करने के लिए कुछ आयोग जो थे उनका गठन किया गया था, जिसमें से एक कोठारी आयोग भी था। तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है, इसके उद्देश्य इसमें बताने हैं और शिक्षा के लिए क्या सुझाव इन्होंने दिए थे वो बताना है इसमें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि कोठारी आयोग जो था वो 1964 के बाद 1964 में इसका गठन किया गया था, 14 जुलाई 1964। डॉक्टर DS कोठारी, इनका नाम है DS कोठारी। उनकी अध्यक्षता में 17 सदस्यों ने इनके साथ भाग लिया था, उनके साथ इसका गठन किया गया था, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964 के नाम से भी जाना जाता है। कोठारी आयोग जो था वो उसे नेशनल एजुकेशन कमीशन या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्र होने के बाद से ही भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु विभिन्न आयोगों का निर्माण किया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्वतंत्रता के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो भारतीय शिक्षा प्रणाली जो मैंने आपको बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो अंग्रेज़ है, स्वतंत्रता से पहले जो शिक्षा प्रणाली थी और स्वतंत्र होने के बाद जो शिक्षा प्रणाली थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो भारतीय शिक्षा प्रणाली स्वतंत्र होने के बाद जो था उसमें सुधार करने के लिए कुछ आयोगों का गठन किया गया था, तो जिनमें एक कोठारी आयोग भी इन्वॉल्व हुआ था और जिसका निर्माण भारतीय शिक्षा की गुणवत्ता को उच्च बनाने के लिए किया गया था। भारतीय शिक्षा जो थी उसकी जो क्वालिटी है उसके स्तर को बढ़ाने के लिए इसका गठन किया गया था। और भारत सरकार ने इसके निर्माण के बाद ये विचार व्यक्त किया कि आयोग भारत सरकार को राष्ट्रीय शिक्षा के नीति निर्माण में सहायता एवं उचित सुझाव जो है वो प्रदान करेगा। मतलब कि जो भारत सरकार है इसका गठन इस बिहाफ पे किया था ताकि जो भारत सरकार को इस बात की उम्मीद थी, जो राष्ट्रीय शिक्षा के नीति निर्माण में जो है ये सहायता भी करेगा कोठारी आयोग और उसको कुछ ऐसे सुझाव भी देगा ताकि उनकी गुणवत्ता को कैसे सुधारा जा सके, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को कैसे बनाया जा सके। तो आयोग भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु विभिन्न जानकारी एकत्रित कर उसे भारत सरकार के सामने प्रस्तुत करेगा एवं शिक्षा नीति के निर्माण में सरकार को उचित राह दिखाएगा एवं देश की वास्तविक शिक्षा स्तर को प्रस्तुत कर उसमें सुधार हेतु विभिन्न सुझावों का आदान प्रदान करेगा एवं भारतीय शिक्षा के स्तर में वृद्धि करेगा। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कोठारी आयोग का गठन किया गया था। सबसे पहला जो उद्देश्य था इनका कि भारत सरकार को क्या देगा, सुझाव देगा राष्ट्रीय शिक्षा के नीति निर्माण में। राष्ट्रीय शिक्षा क्या है, जो नेशनल एजुकेशन है उसकी पॉलिसीज़ वगैरह लागू करने में ये मदद भी करेगा और जो है उनको कुछ सुझाव भी देगा। दूसरा उद्देश्य इनका क्या था कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार के लिए काफ़ी जानकारी इकट्ठी करके भारत सरकार को देगा। तीसरी इनका उद्देश्य क्या था कि शिक्षा नीति के निर्माण में जो सरकार है उसको उचित राह दिखाएगा, कुछ ऐसे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ देगा ताकि जो भारत में जो शिक्षा नीति है उसका निर्माण किया जा सके। चौथा है कि वास्तविक शिक्षा स्तर को प्रस्तुत करने उसमें सुधार करने के लिए भी वो सुझाव देगा। तो ये कुछ उद्देश्य थे जिसकी वजह से कोठारी आयोग की स्थापना की गई थी। अब जो कोठारी आयोग है उससे पूर्ण देश की शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण करेगा, तत्पश्चात भारतीय सरकार को उसकी जानकारी देकर उसमें होने वाले बदलावों के संबंध में भारतीय सरकार को उचित सुझाव भी प्रस्तुत करेगा। ये कुछ उद्देश्य थे जिनके तहत इसका स्थापना की गई थी। तो उनकी जितनी भी जानकारी है, मतलब कि भारतीय सरकार को
मतलब कि शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण करेगा। सर्वेक्षण क्या होता है? एक सर्वे करना। सर्वे मतलब कि एक तरीके से जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है, एजुकेशन पॉलिसीज़ जो लागू करवाई जा रही है, जो पूरा स्ट्रक्चर है एजुकेशन का, तो उसमें उसका सर्वे करेगा, पूरी तरीके से जांच पड़ताल करेगा कि किस तरीके से जो एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है और किस तरीके से उसमें बदलाव करने की, चेंजेस करने की ज़रूरत है, तो उनके लिए भारत सरकार को सुझाव देगा। तो कोठारी आयोग थे, उसके कुछ उद्देश्य थे। भारतीय शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार हेतु शोध करना, कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी जो क्वालिटी है उसमें सुधार करना, एवं सुधार हेतु भारत सरकार को उचित सुझाव भी देना। दूसरा उद्देश्य, ये पॉइंट्स में लिख रखा है, मैंने यहाँ पे पॉइंट डाला नहीं है। पहला पॉइंट आपका यहीं बन जाता है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में जो उनकी क्वालिटी है उसमें सुधार करना और भारत सरकार को सुझाव देना। दूसरा पॉइंट ये है कि भारत में शिक्षा नीति के निर्माण में सरकार को उचित सुझाव प्रस्तुत किया जाए और जिससे भारतीय शिक्षा के स्तर में वृद्धि भी की जा सके। भारतीय शिक्षा का जो स्तर है, उसके जो लेवल है, उसमें वृद्धि की जा सके, इसीलिए ये उनको सुझाव देगा। तीसरा उद्देश्य इनका ये था कि भारतीय शिक्षा की कमियों को उजागर करेगा, कि भारतीय शिक्षा जो है, एजुकेशन जो बच्चों को प्रोवाइड करवाई जा रही है, उनकी जो कमी है उनको उजागर भी करेगा और उनकी कमियों के कारणों का भी पता लगाएगा, उसकी सूची बनाकर भारत सरकार को देगा। अब और नेक्स्ट इसका उद्देश्य ये है, फोर्थ, कि भारतीय शिक्षा को हर प्रांत में समान रूप से लागू करने के लिए एवं शिक्षा स्तर को समान बनाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना, भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक रूपता लाना, इनका उद्देश्य था। इट मीन्स कि जो शिक्षा को हर प्रांत में, हर प्रांत मतलब होता है एक तरीके से जैसे कि हर एक स्टेट में शिक्षा को लाना, समान रूप से उनको लागू करना, शिक्षा के जो स्तर है उसको समान बनाना, किसी के साथ कोई भेदभाव ना करना, इसके लिए उनको जो है भारत सरकार को वो सुझाव देगा। तो इसी के उद्देश्य थे। अब जो कोठारी आयोग थे, उसके कुछ सुझाव दिए गए थे कि जो भारतीय शिक्षा है उसमें क्या क्या चेंजेस किए जाने चाहिए, क्या क्या इसमें इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। तो कोठारी आयोग ने विभिन्न माध्यमों के साथ भारतीय शिक्षा का सर्वेक्षण किया। विभिन्न माध्यमों मतलब कि बहुत सारे तरीक़ों को अपनाया था इसने, जिसकी वजह से जो इंडियन एजुकेशन है उसका सर्वे किया था और उसमें शोध कार्य किए, बहुत ज़्यादा डीपली वर्क किया था इसमें। और तत्पश्चात आयोग ने जो है भारत सरकार के सम्मुख कुछ ऐसे सुझाव भी प्रस्तुत किए थे। 4-5 सुझाव मैं आपको बता देती हूँ। 1-2 सुझाव अगर आपको लगे कि कम है ये पॉइंट्स, तो आप इसे बुक में से एक आधा पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है शिक्षा की संरचना संबंधी सुझाव दिए गए थे। संरचना संबंधी सुझाव में क्या है, एक तरीके से उनकी एज लिमिट तय कर दी गई थी कि इस लेवल तक इन लोगों की एजुकेशन होनी चाहिए, कितने साल तक इनकी कौन कौन से लेवल की एजुकेशन होनी चाहिए। कि एजुकेशन सबसे पहले है पूर्व प्राथमिक शिक्षा, 1 से 3 वर्ष तक के बीच में होनी चाहिए। निम्न प्राथमिक शिक्षा 4 से 5 वर्ष तक होनी चाहिए। उच्च प्राथमिक शिक्षा 4 वर्ष की अवधि तक होनी चाहिए। और माध्यमिक शिक्षा जो होती है वो मिडिल क्लास की, मिडिल एजुकेशन जो होती है वो होनी चाहिए 2 वर्ष की। उच्चतम माध्यमिक हायर एजुकेशन जो होती है 2 वर्ष की, जो 11th-12th करते हैं। माध्यमिक देख लोगे तो 9th-10th वाली हो गई। उच्च प्राथमिक शिक्षा जो हो गई अप्रॉक्सीमेटली जो होती है 6, 7, 8 तक की मान के चलो, 4th और 5th वर्ष तक की, 1 से 3 वर्ष तक की जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है, जो बेस होती है, जैसे नर्सरी हो गई, नर्सरी, उसके बाद LKG, फिर VKG, ऐसी कुछ होते हैं। उसके बाद जाके फर्स्ट में एडमिशन होता है, 3 क्लासेस उनको देनी होती है। उसके बाद जाके उसके बाद फर्स्ट में एडमिशन होता है। तो निम्न प्राथमिक शिक्षा 4 से 5 वर्ष की होनी चाहिए। जो 5th तक के एडमिशन्स जो होते हैं, ये कोई फिक्स नहीं था इनका कि इतनी ही हो, ये 4 भी हो सकती थी या 5 भी हो सकती थी। तो निम्न प्राथमिक शिक्षा जो होती थी, लेकिन जो आज नॉर्मली होती है वो 5th क्लास तक होती है। और उच्च माध्यमिक शिक्षा 4 वर्ष की अवधि तक होनी चाहिए और मध्यम वर्ष की 2 अवधि तक। अब देखो, 4 वर्ष की अगर ये होती तो 4 वर्ष की अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 4th क्लास तक होती, और उच्च प्राथमिक शिक्षा हो गई 5th से 8th तक मान के चलो। तो लेकिन अभी जो माध्यमिक शिक्षा है वो 5 साल की ये है और उच्च माध्यमिक शिक्षा जो है वो 3 साल की। लेकिन ये सुझाव दिए गए थे, अब भारत सरकार माने ना माने ये चीज़ उनके ऊपर डिपेंड है।
माध्यमिक शिक्षा जो थी हमारी 2 साल की, जो 9th और 10th करते हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षा हायर एजुकेशन जो होती है वो 2 साल की होती है। स्नातन शिक्षा जो होती है ग्रेजुएशन 3 साल की, और स्नातक शिक्षा जो होती है, जो मास्टर्स करते हैं, वो 2 या 3 साल की होती है। अब आप लोग देखोगे मास्टर्स में 2 साल की अवधि दे रखी है। अनुसंधान शिक्षा जो बिजनेस से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं या फिर उनको जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट से दिए जाते हैं, जैसे कि कोई ऐसे कोर्स वगैरह करवाए जाते हैं, ऐसे एजुकेशन उनको दी जाती है, तो 2 या 3 वर्ष की होनी चाहिए। तो ये सुझाव दिए गए थे इनके तहत। इसके अंतर्गत कहा गया है कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा जो है वो 10 वर्ष की होनी चाहिए। प्राथमिक और माध्यमिक वर्षा जो 10th तक होती है, उच्च माध्यमिक 2 वर्ष की, और व्यावसायिक शिक्षा जो होती है, जो बिजनेस स्किल्स सीखने के लिए जो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं बहुत सारे, तो वो 3 वर्ष की होनी चाहिए। अब दूसरा इसमें क्या है कि प्रशासन संबंधी सुझाव इसमें दिए गए हैं। प्रशासन संबंधी सुझाव में क्या है कि उन अध्यापकों को नियुक्त करना जिन्हें शिक्षण कार्य का अनुभव हो। शिक्षण कार्य क्या होते हैं, एक तरीके से उन लोगों को मतलब कि एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए जिन टीचर्स को ऐसे टीचर्स को अवेलेबल करवाना चाहिए ताकि उनको एक्सपीरियंस हो कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए। दूसरा है शिक्षा प्रशासन और शिक्षकों में प्रमोशन या ट्रांसफ़र संबंधी कार्यों की व्यवस्था भी करना, कि शिक्षक जो है, जितने भी टीचर्स होते हैं, आप लोग देखोगे स्कूल्स वगैरह में, कॉलेजेस में क्या होता है कि टीचर्स वगैरह के प्रमोशन वगैरह भी होते हैं, या फिर किसी अदर जो है स्कूल्स वगैरह में उनका जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो उन कार्यों की व्यवस्था करना भी। और तीसरा है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CAB को और अधिक अधिकार प्रदान किए जाएँ। जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड होते हैं वो उनको अधिक अधिकार भी प्रदान किए जाएं ताकि वो लोग जो है एजुकेशन पॉलिसीज़ का निर्माण करने के लिए जितनी भी सलाह दी जाती है इनके थ्रू ही दी जाती है। केंद्रीय शिक्षा जो दी जाती है बच्चों को, ये इनके बिहाफ पे दी जाती है कि किस तरीके से उनको मैनेज किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व देते हुए ही शिक्षा नीति का निर्माण किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महत्व मिलना चाहिए, नेशनल लेवल पर इनकी जो एजुकेशन है उनको प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। और शिक्षा से जुड़े जितने भी जिम्मेदाराना पदों में योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। जिम्मेदाराना पद क्या होते हैं कि कुछ ऐसे लोगों को पोस्टिंग दी जाती है ताकि वो ऐसे मतलब कि एक्सपीरियंस भी हो और उसके लिए एलिजिबल भी हों कि शिक्षा से जुड़े जितनी भी व्यवस्था की जाती है वो उन लोगों को पता हो। अब जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देख लो कि जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल के रूम में एक जो कंप्यूटर ऑपरेटर भी रखवाया जाता है ताकि वो पूरी डिटेल वगैरह भी रख सके, एजुकेशन से एडमिशन से रिलेटेड सब चीज़ वो अपने पास रखती है। कुछ लोगों को ग्रुप जो है टीचर जो है क्लास टीचर जो होती है वो उनको अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है उन लोगों को जो टीचर्स वगैरह होती हैं, तो वो ऐसे एलिजिबल लोग होते हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस लोग होते हैं जिनको नियुक्त भी किया जाना चाहिए। इन्होंने ये सुझाव दिया था। अब कोठारी आयोग के जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित सुझाव इसमें दिए गए। ये टॉपिक लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें 4 आधारों पर विभाजित किया गया था पाठ्यक्रम को। सबसे पहला पाठ्यक्रम था पूर्व प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। आयोग के अनुसार क्या कहा गया था कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा है उसमें छात्रों को साफ सफाई करने के लिए, खाना पीना खाने, बातचीत करने, सामाजिक समायोजन करने और क्रियात्मक कार्यों में हिस्सा लेने संबंधी कौशलों का विकास किया जाना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा में क्या होता है, प्ले स्कूल्स में पढ़ रहे होते हैं बच्चे, तो उन लोगों को खाने पीने का तरीका, रहने सहने का तरीका उन लोगों को सिखाया जाता है। बातचीत करने का जो टीचर्स होती हैं बच्चों को सिखाती है कि किस तरीके से बच्चों के साथ रहना चाहिए, अदर स्टूडेंट्स के साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, वो सब प्राइवेट स्कूल्स में भी सिखाया जाता है। गवर्नमेंट में भी अब काफ़ी सारी ऐसी जो है फैसिलिटीज़ वगैरह अवेलेबल हो गई है जो टीचर्स काफ़ी हद तक बच्चों पर अब ध्यान देने लगे हैं। वैसे गवर्नमेंट में इतना ध्यान हर बच्चों पे नहीं दिया जाता था, प्राइवेट में ज़्यादा दिया जाता था क्योंकि उनको पैसे वगैरह दिए जाते थे। सेकंड आता है प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम में क्या आता है कि कोठारी आयोग के अनुसार ये कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में मातृभाषा जो है, सामान्य गणित जो बेसिक मैथ्स होती है, पर्यावरण से रिलेटेड एनवायरनमेंट जो हो गया, स्वास्थ्य शिक्षा हो गई, क्रियात्मक कार्य हो गए, सृजनात्मक कार्यों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। क्रियात्मक कार्य जो होते हैं जो उनको जो करिकुलम एक्टिविटीज़ वगैरह उनको दी जाती है, कुछ ऐसी रचना वगैरह करना, नई नई चीज़ों का निर्माण करना, नई नई चीज़ों का रचना
दोगुना करने के लिए उन लोगों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ वगैरह करवाई जाती है, तो ऐसी चीज़ें भी इसमें इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। तीसरा है माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। इसके अंतर्गत कहा गया था कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कला, समाज सेवा, सामाजिक अध्ययन एवं नैतिक मूल्यों आदि को सम्मिलित किया जाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा में क्या होता है, जो 6th से लेकर आप लोग देखते होंगे कि 6 से लेकर 10th तक हम लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा भी होगा कि हिंदी लैंग्वेज होती है, इंग्लिश लैंग्वेज होती है, मैथ्स पढ़ाया जाता है, साइंस पढ़ाया जाता है, जो होम साइंस वगैरह भी दी जाती हैं, कुछ ऐसे वोकेशनल जो होती हैं उन लोगों के सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी करिकुलम एक्टिविटीज़ वगैरह उन लोगों के लिए करवाई जाती है। सोशली जो होते हैं उन लोगों को सामाजिक अध्ययन किया जाता है, साइकोलॉजी से रिलेटेड हो गया, सोशलिज्म से रिलेटेड उन लोगों को बताया जाता है। उन सब चीज़ों को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। अब उच्च माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, अब इसके अंतर्गत क्या आता है कि इतिहास, भूगोल, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों ने शायद 11th एंड 12th में आर्ट्स सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, जिसमें जो है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सब विषयों के बारे में उसमें बताया जाता है। मनोवैज्ञानिक हो गया, साइकोलॉजी के बारे में पढ़ लिया, अर्थशास्त्र हो गया, इकोनॉमिक्स के बारे में आपने पढ़ लिया, जियोग्राफी देख लोगे आप, हिस्ट्री देख लोगे, सामाजिक विज्ञान हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, मैथ्स वगैरह कॉमर्स साइड में होती है बहुत सारी, विज्ञान हो गया, साइंस की स्ट्रीम पकड़ लेते हैं सारे 11th एंड 12th में, तो इन सब चीज़ों को पढ़ाया जाना चाहिए। अब आज के टाइम पे ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, इनके तहत कोठारी आयोग ने सुझाव दिया था जिसके तहत शिक्षा में परिवर्तन किए गए थे। अब आता है वित्त संबंधी सुझाव भी दिए गए थे कि केंद्र सरकार को अपनी आय का कम से कम 6% हिस्सा जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में इन्वेस्ट करना चाहिए। केंद्र सरकार को ये सुझाव दिया गया था। दूसरा बताया था शिक्षा को व्यावसायिक बनाना चाहिए जिससे राजकोष में वृद्धि हो सके। अब राजकोष क्या होता है, राजकोष होता है एक तरीके से हम इसे बोले राष्ट्रीय आय के रूप में भी देख सकते हैं। तो उन लोगों को व्यावसायिक भी बनाना चाहिए, शिक्षा को बिजनेस स्किल्स वगैरह बच्चों को उसमें सिखाई जानी चाहिए ताकि वो देश में जो है देश का विकास करने में आगे आ सके। तीसरा है इसमें प्रांतीय सरकारों को भी अपनी आय का ज़्यादा हिस्सा शिक्षा में निवेश करना चाहिए। प्रांतीय सरकार जो होती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सरकार होती हैं, उनको भी अपनी आय का ज़्यादातर हिस्सा इसमें निवेश करना चाहिए। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत, उनको भी वित्तीय निवेश करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा के स्तर को सुधारा जा सके। ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं, जो गांव के इलाके होते हैं, उन लोगों को भी जो है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए एजुकेशन के लिए ताकि जो गाँव में रहने वाले बच्चे हैं उनकी शिक्षा में सुधार किए जा सके। अब आता है नगर पालिका, उनको भी शिक्षा के लिए वित्त की व्यवस्था भी करनी चाहिए। तो ये कुछ सुझाव दिए गए थे। अब नेक्स्ट आता है इसमें कोठारी आयोग से संबंधित उसके मूल्यांकन संबंधी कुछ सुझाव दिए गए थे कि प्राथमिक स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था करनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन होता है एक तरीके से टीचर्स को ये सब चीज़ें उन लोगों को देखना चाहिए, एवेल्यूट करना चाहिए इस तरीके से कि ताकि जो बच्चे हैं उनका प्रदर्शन, वो कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं उसके बारे में जान सकें। दूसरा है वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिए जिससे दिए गए नंबर वैध एवं विश्वसनीय हो सके। कक्षा 10 के अंत में एक सार्वजनिक परीक्षा का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की देखरेख में संपन्न कराई जानी चाहिए। अब वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का आयोजन इसलिए करना चाहिए जैसे कि हमारे मिड टर्म के एग्ज़ाम्स होते हैं, प्री बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वो इसलिए करवाए जाने चाहिए ताकि उन लोगों को उनका जो प्रोग्रेस है वो देख सके बच्चों का और टीचर्स वगैरह जो हैं, और उनके जो नंबर वैध है वो विश्वसनीय हो सके। वैध एवं विश्वसनीय इट मीन्स कि उन लोगों को मिड टर्म के जो एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं जैसे 9th में होते हैं, उन लोगों को ऐड करके ही फाइनल टर्म के एग्ज़ाम्स में और कुछ एक्टिविटीज़, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स वगैरह दिए जाते हैं जिनके मार्क्स वगैरह भी लगाए जाने चाहिए। और जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं 10th के क्लास में जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं लास्ट मंथ में, मार्च के एंड में, मार्च में स्टार्ट हो जाते हैं जो 10th के, तो उनकी ऐसी सार्वजनिक परीक्षाओं का आयोजन भी करवाना चाहिए ताकि जो है वो, और माध्यमिक आयोजन किसके अंडर में करना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो CBSE का बोर्ड अब चल रहा है जिसकी देख रेख में संपन्न कराई भी जानी चाहिए, क्योंकि सेंटर्स वगैरह बच्चों के पढ़ते हैं 10th में, 12th में भी पढ़ते हैं,
और बोर्ड की परीक्षाओं में अंक देने की जगह ग्रेड प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। अब जो होता है बच्चों को ग्रेड वगैरह दिए जाते हैं, किसी में A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, तो वो मार्क्स वगैरह की जगह पे वो उन लोगों को ग्रेड दिया जाता है। और माध्यमिक स्तर पर जो है मौखिक परीक्षाओं की भी प्रोत्साहन देना चाहिए। माध्यमिक स्तर क्या होता है, 10 तक के बच्चों को मौखिक परीक्षाएं भी देनी चाहिए। जो वाइवा होता है वो मौखिक होता है, डिबेट्स वगैरह भी बहुत सारी होती है जिनके तहत उन लोगों को जो मार्क्स वगैरह लगते हैं उनके। अब आता है विश्वविद्यालय संबंधी कुछ सुझाव उनको देने चाहिए कि सभी विश्वविद्यालयों को अंत विश्वविद्यालय परिषद का सदस्य बनना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये अनुदान आयोग जो है उसके मतलब समझ लो कि पहला एक भाग है 1/3 सदस्य विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि होने चाहिए। 1/3 सदस्य विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि मीन्स के जो भी मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वो मतलब समझ लो कि 1/3 सदस्य उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए अंत विश्वविद्यालय परिषद के सदस्यों में। और नेक्स्ट है इसमें केंद्र में और संस्थानों की स्थापना भी की जाए। नेक्स्ट है उच्च अध्ययन केंद्रों को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। उच्च अध्ययन केंद्र कौन से होते हैं, जो सेंटर्स वगैरह होते हैं, जो हायर एजुकेशन उन लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती है। कुछ ऐसे सेंटर्स वगैरह होते हैं, कुछ ऐसे जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ को देख लो, कुछ ऐसे कैंपसेस भी होते हैं बहुत सारे, तो उन लोगों को भी आर्थिक सहायता भी प्रदान की जानी चाहिए। नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु यूजीसी की अनुमति लेना अनिवार्य होता है। नवीन विश्वविद्यालय होता है नए विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज़ जो खुली होती है उनकी स्थापना के लिए भी यूजीसी की अनुमति भी देनी चाहिए। यूजीसी इट मीन्स यहाँ पे है यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसके सदस्य के रूप में भी इनको नियुक्त किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें और सबसे लास्ट पॉइंट है आवश्यकता होने पर ही विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए, कि अगर ज़रूरत हो तो ही यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की जाए। अदरवाइज़ अगर यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी कम बच्चे होते हैं, अगर सेंटर्स वगैरह ज़्यादा होंगे तो बच्चे की अवेलेबिलिटी बहुत कम होगी। तो जितनी ज़रूरत हो उतनी ही विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। इनके तहत कुछ पॉइंट्स वगैरह, कुछ सुझाव वगैरह इनमें दिए गए थे, जो मैंने पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए। अब इसके अलावा बुक में कुछ पॉइंट्स और दे रखे हैं, जिसमें ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कोठारी आयोग का गठन करने के क्या उद्देश्य थे और इन्होंने कोठारी आयोग ने क्या क्या सुझाव दिए थे, ये टॉपिक आ सकता है। तो आप इसे पूरा प्रिपेयर कर देना, मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।